रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला भगत सिंह बोल रहा हूँ। मैं भारत का एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी रहा। मेरा नाम सुनकर आज भी भारत के वीर जवानों का खून खौल उठता है। मैंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या की और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। मैंने कभी भी अपने जीवन में कायरता का परिचय नहीं दिया। अब मैं आपको मेरे जीवन की कहानी विस्तार से बताऊंगा, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू झलक पड़ेंगे। मेरा जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा के एक सिख परिवार में हुआ। बंगा जो आज पाकिस्तान में है। मेरे पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे पिता और चाचा को जेल से रिहा किया गया था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने मेरी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। मैंने लाहौर के नेशनल स्मार्ट की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ मैं करीब 12 वर्ष का था। इसकी सूचना मिलते ही मैं अपने स्कूल से 40 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचा। वहां लोगों की लाश देखकर मैं स्तब्ध रह गया। चारों तरफ खून ही खून। वर्ष 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, मैं बहुत निराश हुआ। उसके बाद मेरा अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और मैंने सशक्त क्रांति को ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता माना। उसके बाद मैं चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल का हिस्सा बन गया। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शन में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब मुझसे रहा ना गया। मैंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की गुप्त योजना बनाई। बनाई गई योजना के अनुसार मैं और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने शांत मुद्रा में बैठ गए। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। शाम को करीब 4:15 पर एएसपी सैंडर्स को आते ही राजगुरु ने एक गोली उसके माथे में दाग दी। जिससे पहले कि वो मरे मैंने भी 3-4 गोली दाग दी। हम दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चरण सिंह ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी और वो वहीं मर गया। इस प्रकार हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद मैंने मेरे क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर वर्तमान नई दिल्ली में स्थित भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम विस्फोट करके पर्चे फेंके, जिन पर्चों पर लिखा था कि हमने जेपी सैंडर्स की हत्या की है। बम फेंकने के बाद मैं चाहता तो भाग सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं और बटुकेश्वर दत्त वहां खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। हमें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में मैं 4 साल रहा। इस दौरान मैंने लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए। जेल में भी मैं लगातार क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ता रहा। मैंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में मैंने और मेरे साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल भी की। भूख हड़ताल के दौरान मेरे एक साथी यतेंद्र दास ने प्राण भी त्याग दिए। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने मुझे भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह यानी मुझे, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई।
और लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर मुझे तथा मेरे 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया और मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर शहीद हो गया। लेकिन आज भी कई इतिहासकारों ने मुझे शहीद का दर्जा न देकर आतंकवादी बता रखा है। अभी और सुनते जाओ मेरे वीर जवानों। फांसी पर जाने से पहले मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा था और मुझसे मेरी आखिरी इच्छा पूछी गई तो मैंने कहा कि मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा था, मुझे उसे पूरी करने का समय दिया जाए। जब जेल के अधीक्षक ने मुझे ये सूचना दी कि मेरे फांसी का वक्त आ गया है, तब मैंने कहा, ठहरिए, पहले क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोला, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय हम तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले मेरे मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहाँ घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही मुझे जला दिया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने मेरी लाश के आधे जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने मेरे मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधि विधान के साथ दाह संस्कार किया और मैं हमेशा के लिए अमर हो गया। मेरी भारत माँ के वीर जवानों, जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम पर अनुभव अधिक करते हैं। धन्यवाद। अपने भाव मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें।